स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम उत्तराखंड में चंद्रवंश की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं चंद्रवंश के बारे में। देखिए, चंद्रवंश की जब मैं बात करता हूँ, चंद्रवंश में आपके पास चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है थोरचंद को, लेकिन ये किसके अनुसार है? हर्षदेव जोशी के अनुसार इस वंश का संस्थापक थोरचंद को माना जाता है। लेकिन बाद में जब ये चंद्र राजवंशावली प्राप्त होती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो आपके पास थोरचंद था, ये इस वंश का कुल 23वां राजा था। ठीक है। और चंद्रवंश की अगर मैं बात करूं तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इसकी स्थापना होती है 700 ईस्वी में, और एडकिंसन महोदय के अनुसार 953 को इसको स्थापना मानी जाती है। जबकि अजय रावत जो कि सबसे प्रामाणिक बुक है, उसके अनुसार इसका टाइम पीरियड है 1018 ईस्वी से। देखिए, उभय चंद से पहले के जितने भी शासक हुए हैं उनका कोई ताम्रपत्र नहीं मिला है, और अभय चंद के बाद के जितने भी शासक हुए हैं उन सभी के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो बात करते हैं चंद्रवंश की। तो इसका संस्थापक था सोमचंद, और सोमचंद के बारे में यह कहा जाता था कि यह प्रयागराज इलाहाबाद जूसी से आया था। तो देखिए क्या था कि अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव ने सोमचंद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया और दहेज स्वरूप चंपावत का राज्य दे दिया। तो देखिए, इस समय यहाँ पे आपके पास कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव, ठीक है, जिसकी एक पुत्री थी। तो उसके द्वारा अपनी पुत्री की शादी करवाई जाती, किससे? सोमचंद के द्वारा, और दहेज स्वरूप इसे चंपावत की भूमि दान में दी जाती है। ब्रह्मदेव ने यहाँ पर चंपावत में सुयो नामक किला बनाया, ये जो चंपावत में पड़ता आपके पास, और सोमचंद ने राजबुंगे के किले का निर्माण करवाया चंपावत में, और चंपावत को अपना राजधानी बनाया, और चंपावत आपके पास चंपावती नदी के किनारे बसा। इसी समय दूनाकोट के रावत राजा को ब्रह्मदेव कत्यूर घाटी से सामंत के रूप में लाया था। यानी जो दूनाकोट का रावत राजा था वो ब्रह्मदेव का सामंत माना जाता, और उसे कहां से लेके आया था? कत्यूर घाटी से लेके आया था आपके पास, जो कि बागेश्वर वाला इलाका, वहां से लेके आया था और अपना सामंत बना के उसने रखा था। तो संभवतः हो सकता है कि जब ब्रह्मदेव के द्वारा सोमचंद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया गया तो इससे कौन? दूनाकोट का रावत राजा दुखी हो गया, और उसने सोमचंद के साथ क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। तो सोमचंद और रावत राजा के मध्य हुए युद्ध में सोमचंद क्या हो गया? विजयी रहा, जिसमें सोमचंद की मदद की थी उसके सेनापति कालू तड़ागी के द्वारा। ठीक है। तो सोमचंद का सेनापति कौन था? कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। जीतने के बाद सोमचंद ने राजबुंगा के किला आपके पास चंपावत में है, राजबुंगा के किले के चारों ओर 4 अन्य किले बनवाए, जिसमें इसने 4 जाति के जो लोग थे, कार्की, तड़ागी, चौधरी और बोरा जाति के किलेदार रखे। तो ये जब एक किले के चारों ओर 4 किले और उनमें 4 जाति के किलेदार नियुक्त किए गए, तो इनको क्या कहा गया? इनको नाम दिया गया चाराल। ठीक है। और इनके द्वारा, सोमचंद के द्वारा, जोशी जाति के जो ब्राह्मण थे उनको सोमचंद ने अपना दीवान बनाया, और सेमल्टी जाति के ब्राह्मणों को अपना राजगुरु, और मंडलिया और देवलिया जो ब्राह्मण थे उनको इन्होंने पुजारी बनाया अपना। ठीक है। और याद रखना, सोमचंद के द्वारा ही चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती है। तो इन 4 जाति के कुल ब्राह्मणों को क्या बोला जाता है? तो चौथानी ब्राह्मण इन्हीं को कहा गया है। एक जोशी जाति हो गई, दूसरा सेमल्टी, तीसरा मंडलिया, और चौथा है देवलिया। तो इन चौथानी जाति के ब्राह्मणों की नियुक्ति भी किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा की जाती है। अगला आपके पास कि सोमचंद ने पंचायती राज व्यवस्था शुरू की। तो देखिए, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय भी सोमचंद को जाता है, जिसके लिए इसने इस समय मेहरा, फड़तियाल, देव, ढीग, करायत जाति का दबदबा था। देखिए, इस समय सोमचंद करना क्या चाह रहा था? पंचायती राज का शुभारंभ करना चाह रहा था, लेकिन इस समय आपके पास ये जो जाति थी, मेहरा, फड़तियाल, देव, ढीग, करायत, इन जाति का क्या था? गांवों में दबदबा था, जिन्होंने सोमचंद के द्वारा भेजे गए सैनिकों यानी सयानों को कर वसूलने के लिए भेजे गए थे। तो इन ब्राह्मणों, ये जो आपके पास मेहरा, फड़तियाल, देव, ढीग, करायत जाति के लोग थे, इन्होंने इनकी गला काटकर हत्या कर दी, और इनके जो गले को जो काटा गया था उसको दफना दिया था एक भूमि में, जिस स्थान को आज क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बुढ़चौरा स्थान। ठीक है। अब बाद में सोमचंद को पता चल गया कि अगर यहाँ पे राज करना है तो इन जाति के जो लोग हैं जिनका दबदबा है उनको अपनी ओर मिलाना पड़ेगा।
तो बाद में सोमचंद के द्वारा मेहरा व फर्त्याल को करदारों की नियुक्ति करते थे। ठीक है, बाद में इनको अपने वो कर दिया और ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा दिया और इनको ये जिम्मेदारी दे दी कि वो क्या करेंगे, कर जो होता आपके पास करदारों की नियुक्ति करते थे। ठीक, इनको मुख्य बना दिया, यानी जो कर लेंगे उनकी नियुक्ति मेहरा और फर्त्याल जाति के लोग करने लगे आगे। और इन दोनों को इसने ऊंचे ऊंचे पदों पर राज दरबार में बिठा दिया, किसको, मेहरा और फर्त्याल को। ठीक है, सोमचंद ये एक स्वतंत्र शासक नहीं था, यह डोटी, अब डोटी राज्य आपके पास भारत और नेपाल के मध्य राज्य है। ठीक, तो उसको डोटी नाम दिया जाता था। तो डोटी के राजा को सोमचंद टैक्स दिया करता था, यानी ये एक मांडलिक राजा था, पूरी तरीके से एक ये स्वतंत्र राजा नहीं था। ठीक है, अगला आपके पास, तो इसके बाद जब सोमचंद की बात उसका पुत्र था आत्मचंद। ठीक है, तो आत्मचंद का टाइम पीरियड है 721 से 740, कुछ विशेष प्रकार की जानकारियां नहीं मिलती इसके पास। ठीक है, आत्मचंद के बाद बात करते हैं पूर्णचंद की। ठीक है, पूर्णचंद के टाइम पीरियड की बात करूं तो 740 से 758 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है और कुछ विशेष बात इसके बारे में भी नहीं मिलती। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये आत्मचंद के बाद राजा बना और शिकार खेलने का शौकीन था। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके पास इंद्रचंद। तो देखिए इसके बाद राजा बनता है इंद्रचंद। तो इंद्रचंद आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड है 758 से 788 ईस्वी तक। तो देखिए इसने क्या किया, इसने सर्वप्रथम चंपावत में रेशम उत्पादन करवाया। ठीक है, तो रेशम का उत्पादन इसने कहां से करवाया, क्योंकि यह रेशम के कीड़े नेपाल के राजा सोंगजोंगपोंग की रानी से लाया था, जबकि वह यह चीन से लाई थी। तो एक्चुअल में रेशम जो है उसका जन्मदाता किसको माना जाता है, चीन को माना जाता है। तो जे नेपाल से लाया, तो नेपाल के एक्चुअल में नेपाल का राजा लाया था चाइना से। ठीक है, तो रेशम की जन्मस्थली क्या है आपके पास, चीन को माना गया है। ठीक है, तो इंद्रचंद के द्वारा सबसे पहले नेपाल के राजा सोंगजोंगपोंग की रानी से ये रेशम के कीड़े लेके आया था यहाँ पे। ठीक, और याद रखना इस समय एक प्रथा थी पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा क्या थी कि जब इंद्रचंद के द्वारा ये रेशम के कीड़े लाए गए तो कहा जाता है कि इनका इतना अच्छा उत्पादन नहीं हुआ यहाँ पे। तो बाद में जब ये वहां पे गया तो रानी से इसने पूछा कि ऐसा क्यों, इसका उत्पादन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो रानी के द्वारा कहा गया कि यहाँ की इनकी एक विशेषता है कि आप इनके बारे में जितना ज्यादा झूठ बोलोगे उतना ये अच्छा क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे रेशम का। तो इसी प्रथा को, यानी किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है, पटरंग वाली प्रथा। तो इसके समय शुरू हुई थी ये वाली प्रथा कि जैसे आपके पास कोई आ गया कि रेशम का उत्पादन कैसे हो रहा, तो वहां पे कह देना कि हाँ रेशम का उत्पादन काफी अच्छा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका समय याद रखना, कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन करवाया, रेशम के कीड़े लेके आया है ये नेपाल से, जो नेपाल से कहां से लेके आए थे नेपाल के राजा, ये लेके आ गए थे चीन से। और इसी के समय आपके पास पटरंग वाली प्रथा का जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला राजा था आपके पास संसारचंद। संसारचंद के बाद राजा बनता है सुधाचंद, और सुधाचंद के बाद अगला राजा था बीरचंद, और बीरचंद के बाद अगला राजा बना हरिचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हरिचंद। तो हरिचंद के बाद यहाँ पे बीणाचंद नाम का राजा राज करता है, जिसका टाइम पीरियड है 856 से लेके 869 तक। अब बीणाचंद के बारे में कुछ क्या बातें मिलती है हमें, पहली बात मिलती है कि यह एक भोग विलासी राजा था जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये जो राजा था इसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिस कारण यह भोग विलास में डूबा रहने लग गया। तो जब भोग विलास में डूबा रहेगा राजा तो प्रजा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, और इसी मौके का फायदा उठाया था आपके पास किसने, तो खसों ने इस समय क्या हुआ, खस राजा बिजड़ ने इस समय इसका फायदा उठाया और इसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके बीणाचंद को हरा दिया, और इसके 200 वर्षों तक खस राजा बिजड़ के द्वारा यहाँ पे शासन किया गया। बात करूं खसों की राज व्यवस्था की, तो खसों की राज व्यवस्था चंदों के मुकाबले बहुत खराब थी, और खस अत्याचारी शासक माने जाते हैं जिन्होंने जनता को शोषण किया और जनता परेशान रहने लगी। तो हुआ क्या कि जब खस लोग यहाँ पे शासन करने लगे तो एक तो उनकी राज व्यवस्था वो काफी खराब है, जैसे चंदों के मुकाबले कोई लोग परेशान होने लगे, दुनिया भर के टैक्स आपके पास आरोपित किए जाने लगे, तो जिससे जनता जो थी यहाँ की वो परेशान होने लग गई। तो खसों के आक्रमण के समय जो कुछ चंद शासक बचे थे आपके पास बीणाचंद के अलावा, वे सारे तराई भाबर का जो इलाका है आपके पास वहां भागे थे, रुद्रपुर नेपाल की साइड में। ठीक है, जो आपके पास चंपावत का इलाका आ जाता है ना, नैनीताल का आ जाता है, और उधम सिंह नगर का। ठीक है, और इस समय आपके पास तो कुमाऊं के सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, इस समय
एक जो संसार चंद नाम का राजा था उसका कोई रिश्तेदार था जिसका नाम था बीरचंद। ठीक है, ये बीरचंद कहाँ चले गया था? नेपाल चले गया था। और बाद में खस राजा के मुकाबले के लिए संसार चंद का जो रिश्तेदार था बीरचंद, उसको बुलाया गया। ठीक, तो बीरचंद जब यहाँ पे आता है तो कुमाऊं में प्रजा के द्वारा इनकी मदद की गई और इनकी सेना में भर्ती होने लगी और पूरा खसों के साथ मुकाबला करने के लिए इनका सहयोग का वचन दिया गया। तो बाद में बीरचंद के द्वारा एक सेना बनाई जाती है और बीरचंद ने एक आदमी था जिसका नाम था सोहन खड़ायन, इसको अपना बहादुर नियुक्त किया। ठीक है, बहादुर बोल दीजिए आप, ये अपना सेनापति। तो अपना सेनापति या बहादुर सोहन खड़ायन को इसने नियुक्त किया। बीरचंद के टाइम पीरियड की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड है 1065 से लेके 1080 तक। इसके बाद आपके पास बीरचंद ने जब सोहन खड़ायन को अपना बहादुर या सेनापति नियुक्त कर दिया तो चंदों की सेना बनाकर, तो इसने जितनी भी सेना थी उसको बड़ा बना करके खस राजा सोपाल, तो इस समय खस राजा था आपके पास सोपाल, और खस राजा सोपाल को हराकर पुनः चंद वंश की स्थापना की और पुनः इसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, जबकि इससे पहले सोमचंद के द्वारा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की जा रही थी। याद रखना, इसी समय आपके पास 1175 से 1195 के बीच आपके पास चंद राजा के समय अशोकचल, जो कि नेपाल दुल्लू का रहने वाला था, उसके द्वारा आक्रमण का जिक्र मिलता है। और अशोकचल के बारे में पूछा जाता है कि अशोकचल कौन से कुल का था, तो ये था आपके पास वेरात कुल का। कौन से कुल का? वेरात कुल का था और चलल वंश का शासक था। इसके उत्तराखंड में 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक है आपके पास 1191 में प्राप्त हुआ है बाड़ाहाट उत्तरकाशी में, और दूसरा 1209 में आपके पास गोपेश्वर में। ठीक है, और उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर शंख लिपि का भी प्रयोग किया गया है, यानी ब्राह्मी लिपि तो है ही है, यहाँ पे 2 स्थानों पर हमें शंख लिपि भी मिलती है देखने को। ठीक है, चल अगला है आपके पास। इसके बाद देखिए, अशोकचल के बारे में कहा जाता है कि जब इसने गढ़वाल और कुमाऊं पर आक्रमण किया तो कुमाऊं पर आक्रमण किया तो कुमाऊं को जीतकर यह आपके पास गोपेश्वर हो गया, आपके पास ये कुमाऊं का इलाका हो गया, तो उसको जीतकर ये बिहार तक जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में भी इसके 3 अभिलेख मिलते हैं और इन अभिलेखों में इसे शिवालिक का राजा कहा गया है और इसको सापाल दत्त का राजा भी कहा गया है कुछ अभिलेख में, बोध गया अभिलेख में। ठीक है, शिवालिक का राजा क्यों? क्योंकि ये सारा शिवालिक रेंज पड़ती है आपके पास, तो इसलिए इसे शिवालिक का राजा या सापाल दत्त का राजा कहा गया है, बोध गया अभिलेख। इसके बाद अगला राजा आपके पास त्रिलोकचंद। तो त्रिलोकचंद की अगर मैं बात करूं तो इसका टाइम पीरियड है 1296 से 1303। यह चंद वंश का 25वां राजा था और याद रखना इसके समय दिल्ली सल्तनत पर चल रहा था खिलजी वंश, और खिलजी वंश में इस समय राजा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना त्रिलोकचंद आपके पास अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। और त्रिलोकचंद के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसने नैनीताल के कुछ भागों को जीत लिया था। ठीक है, अगला आपके पास अभयचंद। तो अभयचंद के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। कुमाऊं पे जो आक्रमण किया था, आक्रमण नहीं था, बेसिकली इसका एक अभियान था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसके द्वारा यह तिब्बत और चीन के साथ व्यापार चाहता था और जो वहां पे घुसपैठ होती थी, पिंडारियों जो घुसपैठ होती थी आपके पास पूर्वोत्तर भारत पे, उसको रोकने के मकसद से इसका ये अभियान था, खुरासन अभियान। तो उसके लिए इसने कुमाऊं में सैनिक भेजे थे ताकि आपके पास चीन जाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास ज्ञानचंद फर्स्ट। तो ज्ञानचंद फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका टाइम पीरियड आपके पास 1374 से 1416 तक। यह चंद्रवंश का 29वां राजा था और इसे विष्णु का उपासक माना जाता है। याद रखना इसके सेनापति का नाम था नीलू कठायत और जिसे इसने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। 1375 में रोहिलों के द्वारा तराई भाबर पर आक्रमण किया गया, जिस कारण जब रोहिलों ने तराई भाबर का इलाका इसे छीन लिया तो जो ज्ञानचंद था आपके पास, वो आपके पास जाता है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक एक बार शिकार खेलने के लिए गया था और वो गरुड़ का शिकार करना चाह रहा था, लेकिन उसे गरुड़ नहीं मारा गया। तो बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वहां पे गरुड़ मारा जाता है और इससे खुश होकर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे गरुड़ की उपाधि दी जाती है और बाद में इसी के नाम के आगे गरुड़ ज्ञानचंद है ना, तो इसको हम गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जानते हैं।
इसने नीलू कठेत को रौत भूमि दान में दी थी। रौत भूमि क्या होती है? वो भूमि जो युद्ध में वीरता दिखाने पर जमीन का दान दिया जाता है, ठीक है। और ये नीलू कठेत किसके साथ लड़ा था? ये लड़ा था रोहिलों के खिलाफ। जब रोहिलों ने तराई भाबर पर आक्रमण किया था तो इस युद्ध में नीलू कठेत आपके पास लड़ा था और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे ज्ञानचंद के द्वारा रौत भूमि दान में दी गई। रौत भूमि यानी जो भूमि युद्ध में वीरता दिखाने पर दान दी जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।